Hello, CS Decorating students, welcome back and hopefully you all are doing good. And कैसे चल रही है आप लोगों की प्रिपरेशन स्टूडेंट की? अब तक तो बुक्स डेफिनेटली उठानी गई होंगी एंड आप लोग कोई भी जगह टाइम नहीं वेस्ट करें, बस को थोड़ा 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 होते रहोगे तो एग्जाम सारी सब्जेक्ट्स सारी टॉपिक्स अच्छे से कवर अप हो जाएंगे। बट अगर लास्ट मोमेंट रश पे जाओगे, ऊपर भी एग्जाम से एवरीवन नोस सितंबर अगस्त सितंबर में फेस्टिव सीजन टाइम, तो यार उस टाइम पे पढ़ाई वढ़ाई हो नहीं पाती है फ्रैंकली। तो बेटर है कि थोड़ा 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 ट्राई टू कवर from now onwards only. Okay, so without wasting much time, let's start with the today's lecture and एक क्विक रिविजन देते हैं पहले। अभी तक हम लोगों ने क्या क्या चीजें कवर अप की है एंड इस वीक में हमारा चैप्टर नंबर 1 will be हम लोग वाइंड अप कर देंगे। Okay, so let's just go through with the topics that we have already completed in chapter number 1. We are done with the economic, what is economics, definitions of economics. We are done with the economic problem, that is scarcity and choice, which is directly connected with the economic definition of economics. So whenever we talk about the economics, we talk about the choices, we talk about the scarcity, we talk about the resources that are available for those choices. Okay. We are done with the definition of economics already, the four definitions of economics. To remember all the four definition, because this is very important. और ये एक definition में एग्जाम में पूछ सकते हैं, or you can use it as a technique to get marks. And if they ask what is economics, better write at least one of them. There's definition. It will want to give you a good marks. Okay. We have done with the nature of economics. We have done with the positive and norm versus normative economics. Positive economics, what is, and normative, what ought to be. यानी जब हम कहते हैं कि ऐसा करने से ऐसा हो सकता है, बट वो काम होने के लिए एक्चुअल रीजंस क्या है, व्हाट आर द रीजन बिहाइंड पर्टिकुलर वो होता है व्हाट ought to be, या उसको अगर किसी इंसिडेंट की किसी इवेंट की होने पे हमें क्या करना चाहिए, उसके क्या आउटकम्स होंगे, तो दैट इज या उसको कैसे वर्क करना चाहिए, दैट इज इकोनॉमिक इकोनॉमिक। ठीक है, हमने यहाँ तक की सारी चीजें कवर की थी। वी हैव डन विद स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स आल्सो। आई थिंक अगर नहीं भी किया है तो इट्स वेरी सिंपल। अलग अलग तरीके की इकोनॉमिक्स होती है, माइक्रो इकोनॉमिक्स होती है। ओके, वी हैवंट डन आई गेस। Okay, so let's start up with the scope of economics today. And हम लोग पहले स्कोप ऑफ इकोनॉमिक्स करते हैं। तो स्कोप ऑफ इकोनॉमिक्स के बारे में अगर हम बात करें, सो अंडरस्टैंड क्या होता है स्कोप ऑफ इकोनॉमिक्स। आई एम होपिंग कि आप लोगों को ये वॉइस वॉइस से कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही होगी तो प्लीज कमेंट। ओके, सो विदाउट लेट्स स्टार्ट विद टुडेस टॉपिक ऑफ स्कोप ऑफ इकोनॉमिक्स। ठीक है, देखो स्कोप ऑफ इकोनॉमिक्स का जो कॉन्सेप्ट है ना वो बहुत ही वास्ट है। तो इकोनॉमिक्स में आप ये नहीं कह सकते कि ये चीज कवर है, ये चीज कवर है। तो इकोनॉमिक्स का स्कोप बहुत ही वास्ट है और ये एवर एक्सपैंडिंग टाइप का स्कोप होता है इसमें। यानी हर दिन कोई ना कोई न्यू टॉपिक्स यहाँ पे आके ऐड ही होते रहते हैं, कोई ना कोई न्यू डेफिनेशन ऐड होती रहती है, कोई ना कोई न्यू चीज इसमें ऐड होती है। तो इसलिए भी ऑलवेज थिंक इकोनॉमिक्स में जो स्कोप है दैट इज वेरी वास्ट। बट इसका मेन एम क्या है, स्कोप ऑफ इकोनॉमिक्स से अगर हम मेन एम की बात करें, इसका मेन एम क्या है कि कैसे आप अपने रिसोर्सेस का, कैसे आप अपने रिसोर्सेस का एफिशिएंट यूज कर रहे हैं। जो भी आपके रिसोर्सेस आपके पास अवेलेबल है, अगर आपके पास 500 रुपीज है और आपकी जो डिमांड्स है, यहाँ पे आपकी जो डिमांड्स है, बुक खरीदना, चॉकलेट खाना, मूवी देखने जाना, या स्टेशनरी खरीदना, कोई भी XYZ, ये तो हो गया आपके रिसोर्स। इस रिसोर्स का इतना एफिशिएंट यूज करते हैं आपके एग्जाम से नेक्स्ट वीक से आज की डेट में आपके लिए
एफिशिएंट मीन्स टू उस 500 रुपीज को करना क्या होगा? बुक ही खरीदना तो होगा ना, बुक्स मच मोर इम्पोर्टेंट देन एनीथिंग फॉर यू, राइट? रिसोर्सेस आप कैसे यूज करें, कितना एफिशिएंट यूज करें, कि आपकी जो डिमांड्स है उसमें आप किस तरीके से चॉइसेस मेक करें, यही आपका इकोनॉमिक्स के को बताता है, यही आपकी इकोनॉमिक के बारे में बताता है। करेक्ट। तो सिंपल हम ये कह सकते हैं कि अगर हम जब भी बात करते हैं स्कोप ऑफ इकोनॉमिक्स की, किस तरीके से आप अपने रिसोर्सेस को एफिशिएंट यूज कर रहे हैं, एफिशिएंट यूज करें जिससे आपको क्या हो सके, मैक्सिमम वेलफेयर हो सके, आपका मैक्सिमम वेलफेयर हो सके ऑन अ सस्टेनेबल बेसिस पे। आपको सस्टेनेबल बेसिस पे कैसे मैक्सिमम अपना आपके लिए वेलफेयर हो सके, दैट हेल्प्स यू टू अंडरस्टैंड कि आपके इकोनॉमिक्स का स्कोप क्या है। फॉर एग्जाम्पल, एक संस्था है आईपीसीसी, नॉट सीए, आईपीसीसी वाली नहीं, इंटीग्रेटेड पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज। व्हाट दे एक्चुअली डू, दे एक्चुअली बेसिकली ये क्या करते हैं, ये एनालिसिस करते हैं कि आपके क्लाइमेट में चेंजेस कैसे होंगे। क्या करते हैं, ये आपका असिस्ट करते हैं, ये इम्पैक्ट असेसमेंट, ये इम्पैक्ट असेसमेंट हम वर्ड यहाँ पे यूज करें तो स्पेसिफिक ये असेसमेंट करते हैं, ये असेस करते हैं कि क्या इम्पैक्ट होगा एंड क्या कॉस्ट होगी अगर किसी तरीके का क्लाइमेट में चेंज आता है, या एक तरीके से हम कहते हैं इम्पैक्ट असेसमेंट करते हैं, एंड क्या कॉस्ट होगी अगर क्लाइमेट में चेंज आ गया। अगर मान लो आज की डेट में मॉनसून सीजन चल रहा है, सबको पता है हर हर साल कोई ना कोई वेव्स आती ही आती है, जो कि स्पेशली साउथ में, वेस्ट बंगाल में, जो बहुत ज्यादा डिस्ट्रॉय करके जाती हैं, ठीक है। उनको भी पता है कि क्लाइमेट चेंज होगा, उस क्लाइमेट चेंज से क्या इम्पैक्ट आएगा, वो आपका जो है, ये जो कमिटी है, ये जो पैनल है, ये बैठ के बेसिकली ये क्या करेंगे, इकोनॉमिक एनालिसिस ही तो कर रहे हैं, ये इकोनॉमिक एनालिसिस तो एनालिसिस ही तो कर रहे हैं ऑफ क्लाइमेट चेंज। तो दैट्स व्हाई यू ऑलवेज से कि जो उसका स्कोप है ना, वो आप लिमिटेड वे में नहीं डिफाइन कर सकते, वो एक बहुत वास्ट वास्ट स्कोप है, एवर एक्सपैंडिंग है, बहुत सारी चीजें इसमें आती है, ठीक है। आई होप इतना आप लोगों को खबर, इतना अंडर समझ में आया हो। सिंपल सिंपल सी बात है कि इकोनॉमिक्स में हम किसी एक लिमिटेड सेक्टर, लिमिटेड फैक्टर्स के ऊपर बेस करके नहीं बता सकते। बात करते हैं व्हाट नोट्स के साथ में देखे थे, तो स्कोप ऑफ इकोनॉमिक्स वास्ट नहीं है, वो कोई लॉन्गर लिमिटेड नहीं है, कोई लिमिट नहीं है इसकी प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन के लिए। बेसिक एम क्या है कि कैसे आप अपने रिसोर्सेज का एफिशिएंट यूज करें जिससे मैक्सिमम वेलफेयर होगी सस्टेनेबल बेसिस पे। प्लीज 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 ये नोट्स को आप लोग समझो अच्छे से। आपको मॉड्यूल देते हुए अभी सब कुछ मार्क करवा दूंगी, जैसे कि चैप्टर एंड होगा, मैं पूरी चीजें, पूरा चैप्टर आपको मॉड्यूल में एक में रिविजन के टाइम पर मार्क करवा दूंगी, बट आई अंडरस्टैंड शॉर्ट में भी नोट्स बने हैं, ट्राई टू अंडरस्टैंड कि इसमें क्या चीजें लिखी गई है, तो इसे आपके लिए इजी वे में लाने की कोशिश की गई है, सो दैट आप लोग को जो वास्ट आपका सिलेबस होता है उसको एक नॉर्मल वे में अंडरस्टैंड करने के लिए खाली, ठीक है। मॉड्यूल में आपको सारी चीजें मार्क करवा दी जाएगी, सो दैट बेटर वे में यू कैन लर्न फ्रॉम द मॉड्यूल एंड मेक योर आंसर्स अच्छे से। ओके, देखो जो अभी एग्जाम्पल मैंने आप लोगों को दिया कि इकोनॉमिक एनालिसिस का, वो कॉज क्लाइमेट चेंज के बारे में इकोनॉमिक एनालिसिस करते हैं। ओके, नेक्स्ट मूव टू द मेजर, आपके कौन कौन से ब्रांचेस होती हैं इकोनॉमिक्स की। देखो अभी हमने बात की क्योंकि इकोनॉमिक्स का स्कोप लिमिटेड तो होता नहीं है, बहुत ही वास्ट होता है, तो इकोनॉमिक की ब्रांचेस भी बहुत सारी होती है। आप लोगों ने अगर पढ़ा भी होगा अपने 11th 12th के सिलेबस में भी, तो इन चीज जरूर पढ़ी होंगी।
माइक्रो इकोनॉमिक्स, मैक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या करती है? ये जब तो हम किसी इंडिविजुअल की स्टडी करते हैं, किसी इंडिविजुअल सब्जेक्ट मैटर की स्टडी करते हैं, दैट कम्स अंडर दी माइक्रो इकोनॉमिक्स। यानी कि किसी एक पर्सन के बारे में हम बात करें, हम किसी एक हाउस होल्ड के बारे में बात करें, दैट कम्स अंडर दी माइक्रो इकोनॉमिक्स। मैक्रो इकोनॉमिक्स की बात हम तब करते हैं जब हम एग्रीगेट स्टडी कर रहे होते हैं, यानी कि इन टोटालिटी, इन अ होल, या टोटालिटी में हम उसको स्टडी कर रहे होते हैं। जैसे हम सोसाइटी की एक साथ स्टडी कर रहे हो, जैसे अगर हमने सोसाइटी एज अ होल स्टडी करते हैं, सोसाइटी एज अ होल, किसी भी चीज का इम्पैक्ट पूरी सोसाइटी पे जो पड़ दैट इज अ मैक्रो इकोनॉमिक्स। अच्छा, ठीक है। उसी तरीके से आपकी एक इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स भी होती है, जहां पे हम क्या बात करते हैं, जहां पे हम स्टडी किसकी करते हैं, जहां पे हम स्टडी करते हैं किसी भी टॉपिक का, किसी भी सब्जेक्ट मैटर का इंटरनेशनल मार्केट में क्या इफेक्ट होगा। ट्रेड एंड कॉमर्स जब हम स्टडी करते हैं इंटरनेशनल मार्केट में, बिटवीन कंट्रीज जब हम स्टडी कर रहे होते हैं, तो हम बात कर रहे होते हैं आपकी मैथमेटिक इंटरनेशनल। इसी तरह पब्लिक रिलेशन इकोनॉमिक्स, जब हम पब्लिक रिलेशन के बारे में बात कर रहे होते हैं, तो हम पब्लिक से रिलेटेड इकोनॉमिक्स, हम पब्लिक फाइनेंस के बारे में अगर बात करें तो वहां पे हम उनकी इकोनॉमी से रिलेटेड बात करें। हम जब डेवलपमेंट इकोनॉमी के बारे में बात करें, यानी कि हम डेवलपिंग कंट्रीज के बारे में बात करें, तो देखो इकोनॉमिक्स से बहुत सारे, हम हेल्थ के बारे में अगर बात करें, हेल्थ इकोनॉमी, तो हेल्थ से रिलेटेड सारी चीजों को हम देख रहे हैं, स्टडी करते हैं। हेल्थ एंड ह्यूमन डेवलपमेंट के बारे में बात करते हैं, तो इस तरीके से इकोनॉमिक्स में स्कोप है वो वाइडर है। ऐसे में बहुत सारी चीजें आपकी कवर अप होती है। तो आई एम जस्ट होपिंग कि ये अभी तक आप लोगों को सारी चीजें क्लियर होंगी। मैं ना बहुत ही शॉर्ट में, देखो ये तो बेसिक सी बातें हैं, पर इसमें से कुछ आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट भी है। जैसे माइक्रो इकोनॉमिक्स ये क्या स्टडी करता है, ये एक इंडिविजुअल यूनिट की स्टडी करता है, पर्सन, हाउस होल्ड और फर्म की स्टडी करता है। इसको हम प्राइस वैल्यू थ्योरी भी कहते हैं। मैक्रो ये एग्रीगेट की बात करता है, केपिटल फॉर्मूला आपका जनरल थ्योरी। ये जो की वर्ड्स है ना, ट्राई टू रिमेम्बर दीज कीवर्ड्स। अगर आप इतना भी लिख के आते हो ना, यू विल एबल टू गेट। तो एग्जामिनर क्या करते हैं ना, वो आपकी, उनको चाहिए मॉडर्न कंटेंट चाहिए, बट ट्राई टू कीवर्ड्स। International economics deals with trade and commerce between countries. Public finance, role of government क्या होगा economy में, emerged after the Great Depression in 1930. Development economics emerged after World War II as newly independent countries needed growth strategies. Health economics studies the economics of healthcare and human development. Environmental economics focus किस पे करता है, sustainable development and ecological balance stable. अर्बन एंड रूरल इकोनॉमिक्स स्टडी करता है ये लोकेशन बेस्ड इकोनॉमिक इश्यूज को, अर्बन रूरल डिवाइड, रीजनल। तो अदर ब्रांचेस भी है, जैसे वेलफेयर इकोनॉमिक्स है जो कि सोसाइटी वेलफेयर के बारे में बात करता है। मॉनेटरी इकोनॉमिक्स सोसाइटी में जो फंड्स वगैरह होते हैं उसकी बात करता है। ट्रांसपोर्ट इकोनॉमिक्स इकोनॉमिक प्लानिंग, न्यूमरस ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक्स में यू कैन नॉट राइट और कंस्ट्रेंट व लिमिटेड। ये जो कुछ है ना, ये वाली जितनी है ना, ये इम्पोर्टेंट में से है। इनमें से आपके कुछ क्वेश्चन पूछ सकते हैं, वो क्वेश्चन इसमें से भी पूछ सकते हैं। आपको को अपना दिमाग यूज करना है कि व्हाट टू राइट इन दो सिचुएशन। ठीक है। वो बात करते हैं, मैं आपको शॉर्ट में ना थोड़ा थोड़ा सारे एक एक करके, तो अभी तो हमने इसको पढ़ा, एक बार मैं आपको और अच्छे से इसको समझा भी देती हूँ, सो दैट आप लोगों के लिए ये एक टॉपिक पूरा क्लियर हो जाता है। माइक्रो इकोनॉमिक्स की बात करें, इसको हम बेसिक इकोनॉमिक्स कहते हैं। वो ब्रांच होती है इकोनॉमिक्स की जो एनालाइज करती है इकोनॉमिक बिहेवियर
ऑफ इंडिविजुअल यूनिट। अब वो इंडिविजुअल यूनिट आपकी कोई पर्सन भी हो सकता है, वो कोई हाउस होल्ड भी हो सकता है, वो इंडिविजुअल यूनिट आपकी कोई फर्म भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। तो ये बेसिकली क्या करता है, ये स्टडी करता है आपकी किसी भी एक पर्टिकुलर यूनिट को, क्या करता है, एक पर्टिकुलर यूनिट की स्टडी करता है रादर देन सोसाइटी एज अ होल, क्या कंबाइंड टुगेदर। इसको हम क्या कहते हैं, प्राइस एंड वैल्यू थ्योरी भी कहते हैं। या इसको हम थ्योरी ऑफ हाउस होल्ड भी कहते हैं, लेकिन इसके अलग अलग नाम भी हैं। इसको हम फर्म एंड इंडस्ट्री थ्योरी भी कहते हैं। तो याद रखिएगा, किसी भी नाम से ही आ सकता है, ऐसा नहीं है कि स्पेसिफिक। मेन तब भी डिफाइन होती है, इसका प्राइस एंड वैल्यू थ्योरी पे है। अगर इसको हम हाउस होल्ड है, फर्म एंड इंडस्ट्री किसी भी नाम से और अदर नाम से, इंडिविजुअल थ्योरी के नाम से भी बोल सकते हैं, किसी भी अदर नाम से जहां पे किसी इंडिविजुअल चीजों के बारे में बात होगी। याद रखिएगा, माइक्रो इकोनॉमिक्स से बात करें। कमिंग टू मैक्रो इकोनॉमिक्स, ये वो ब्रांच होता है इकोनॉमिक्स का जो स्टडी करता है आपकी बल्कि क्या करता है, ये स्टडी करता है इन एग्रीगेट। सिर्फ एक पर्टिकुलर यूनिट की स्टडी नहीं करते हैं, रादर कंबाइन करता है ये ऑल यूनिट को टुगेदर इन एग्रीगेट। ठीक है, इसको हम एग्रीगेटिव इकोनॉमिक्स के नाम से भी रेफर कर सकते हैं। एग्रीगेटिव इकोनॉमिक्स, ये जो तीन नंबर्स में आपको नाम के बारे में बहुत इंपॉर्टेंट है। कोशिश करें आपके लिए शॉर्ट नोट्स में अपने ना लिख भी सकते हो, तो जब आप रिविजन करोगे ये चीजें आपको यहाँ पे इधर याद रहेंगी होता क्या है। ठीक है, एग्रीगेट इकोनॉमिक्स भी कहते हैं इसको। वन ऑफ ये रियलिस्टिक मेथड होता है आपका टू स्टडी इकोनॉमिक्स। what we actually study here कि अगर सोसाइटी में कोई भी चेंजेस होता है, सोसाइटी में कोई भी चेंजेस होता है मैक्रो लेवल पे, तो इकोनॉमी अपने इक्विलिब्रियम पे कैसे रीच आउट करती है। बेसिक जो आपका मैक्रो इकोनॉमिक्स में कि सोसाइटी में किसी भी तरीके का चेंज होता है, सोसाइटी इकोनॉमी किस तरीके से अपने आप को उस चेंज के साथ मैनेज कर रही है, उस चेंज के साथ लेवल अप कर रही है, ये मैक्रो इकोनॉमिक्स आपका डिफाइन करता है। इसके बाद हमने पढ़ा था इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स, जो ऑलरेडी बताया, लेकिन इसकी बात करता है ट्रेड एंड कॉमर्स की। इसकी बात करते हैं ट्रेड एंड कॉमर्स की, जो भी हम अदर कंट्रीज के साथ कर रहे होते हैं। और अगर आप आज की डेट में देखो तो इसका जो रोल है ना, इसका रोल कहीं ना कहीं इंक्रीज ही हो रहा है। ठीक है, इम्पोर्टेंस बहुत ज्यादा इसके रोल की होती जा रही है। अब देखो दूसरी कंट्रीज के साथ जो हमारी ट्रेडिंग है वो बढ़ रही है, इंटरनेशनल ट्रेडिंग बढ़ रही है, मार्केट में रिक्वायरमेंट फॉरेन गुड्स है उनकी अलग डिमांड्स हो रही है।
तो इस बेसिस पे आपकी जो ट्रेडिंग कॉमर्स की जो कंडीशंस है वो डिफरेंट हो रही है। अभी देखो जब वॉर का ये हुआ, ये शीशा वॉर का हुआ, तो वहां पे आपकी कितनी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोन्स को बंद किया गया। अभी दोबारा से वो वॉर फिर से स्टार्ट हो गई है, फिर से उसको क्लोज कर दिया गया। तो ये सारे इम्पैक्ट आपका इंटरनेशनल इकोनॉमी रिफॉर्म्स बताता है। पब्लिक फाइनेंस, इसकी रिक्वायरमेंट कब आई थी? 1930 में डिप्रेशन आया था बहुत ज्यादा। उसके बाद से पब्लिक फाइनेंस की जरूरत पड़ी थी कि गवर्नमेंट के रोल, यानी कि गवर्नमेंट का रोल रिक्वायर्ड हुआ था किसी भी कंट्री के इकोनॉमिक ग्रोथ में। उससे पहले क्या होता था, बस सीधे ठीक है प्राइवेटाइजेशन बहुत ज्यादा था, बट 1930 में जब बहुत एक्सेस डिप्रेशन आया, देन वहां पे गवर्नमेंट का रोल आया कि अब आपको अपनी जितनी भी कंट्रीज है, जो भी डेवलपिंग कंट्रीज है, उसमें एक बहुत ज्यादा एक्टिवनेस है कि कैसे आपको अपनी इकोनॉमी को ग्रो करना है, डिसाइड अदर ऑब्जेक्टिव, जैसे कि आपका ग्रोथ है, रीडिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है अगर आपके इनकम का, तो भी इन सबको हटाते हुए आपको किस तरीके से अपनी इकोनॉमी को ग्रो करना है। देयरफॉर एक प्रॉपर इकोनॉमिक्स की ब्रांच वहां सेटअप की गई, जिसको हम कहते हैं पब्लिक फाइनेंस और फिस्कल इकोनॉमीज। एंड उन्होंने उस पूरी ब्रांच में ये चीज डिसाइड किया गया कि गवर्नमेंट का क्या रोल होगा जिन कंट्रीज में, जो डेवलपिंग कंट्रीज है या जो ग्रोइंग कंट्रीज है, उसमें कैसे हम उसको मैनेज करेंगे, कैसे उसको उन कंट्रीज में किस तरीके से हम और डेवलपमेंट ला सकते हैं, ग्रोथ ला सकते हैं, कैसे उन कंट्रीज को हम मैनेज करेंगे, कैसे वहां पे सोसाइटी को वेलफेयर करेंगे, वो सारी चीजें उसमें डिस्कस किया गया। एंड अगर आप उसके पहले की सिचुएशन वो आप देखेंगे, यू विल अंडरस्टैंड कि पहले क्या होता था कि पहले गवर्नमेंट का रोल पहले के लिए रोल आउट कर दिया गया था सोसाइटी में, एंड प्राइवेटाइजेशन बहुत ज्यादा था। ठीक है। डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स की जरूरत पड़ी पड़ी थी, जैसे 1930 में डिप्रेशन आया था, उसके बाद जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ था, तो जो कंट्रीज वर्ल्ड वॉर की वजह से और पीछे चली गई थी, उनकी डेवलपमेंट के लिए एक यहाँ पे डिस्कशन होता है। उनके डेवलपमेंट के लिए अलग अलग तरीके की कमिटीज बनाई गई, उनके डेवलपमेंट के लिए अलग अलग तरीके की पॉलिसी स्टैब्लिश फ्रेम की गई, जिससे इन कंट्रीज को ज्यादा बेटर तरीके से ग्रोथ मिल सके। हेल्थ इकोनॉमिक्स में आपको पता है कि ये भी एक नए तरीके का रियलाइजेशन ही है इकोनॉमी में, जहाँ पे हमें इम्पोर्टेंस समझ में आई कि हेल्थ की इम्पोर्टेंस क्या है, और वहाँ पे और हेल्थ इकोनॉमिक्स में आप अलग अलग तरीके के प्रोडक्ट्स, अलग अलग तरीके की टेक्नोलॉजी की बात करते हैं, जिससे कोई भी डिजीज को लेके जो भी टेक्नोलॉजीज मार्केट में आ सकती हैं या आ चुकी है, यहाँ पे हम उन सबकी बात करते हैं। तो देखो बहुत ज्यादा कुछ नहीं है इसमें, अगर आप इसको कॉम्प्लिकेटेड वे में तो मेन ब्रांचेस 4 से 5 है, तुम इसका माइक्रो मैक्रो इंपॉर्टेंटली रखो, इंटरनेशनल को याद रखो, हेल्थ को याद रख लो, इन्वायरमेंट इकोनॉमिक्स को याद कर लो, या उससे बेटर डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स को याद करो। जितना मैंने बताया किसी 5 याद रखो, आपका 100% एग्जाम में आप जिंदगी कवर करके आगे देखो। अगर आप इसको इस तरीके से करो मार्केट इकोनॉमिक्स से नहीं, जब आप एक बार पैराग्राफ को रीड करोगे, उसके कॉन्सेप्ट को खाली समझो, आप ऑटोमेटिक लिखना लिंक जरूर। डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स की बात कहाँ से स्टार्ट हुई है ना, वो पॉइंट जरूर है कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर से स्टार्ट हुई है। वो चीजों को जरूर याद में रखना कि उस चीज का इनिशिएशन कहाँ से हुआ है, दैट इज इम्पोर्टेंट थिंग। एंड और ये सब कुछ ना थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट्स है, अभी एक्चुअल जो इकोनॉमिक्स की चीजें हैं, वो भी हम लेटेस्ट चीज को और अच्छे से पढ़ेंगे तो आपको ज्यादा इंटरेस्ट आएगा। ये सब सिर्फ थियोरेटिकल चीजें हैं, बट अगर एग्जाम में है दी हुई हो, तो none of us have any other option than to study these things तो अपन पढ़ना भी पड़ेगी। तो so with this हमारा ब्रांचेस ऑफ इकोनॉमिक्स खत्म होता है। नाउ अनदर इम्पोर्टेंट पॉइंट, ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, आप इसको मार्क कर लो एग्जाम में, एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, 4 बार आएगा ही आएगा। एक क्वेश्चन तो इससे आएगा ही आएगा, चाहे वो कैपिटलिस्ट पूछे, चाहे वो सोशलिस्ट, एवरेज, चाहे वो डिफरेंस पूछ ले, वन क्वेश्चन विल डेफिनेटली बी आस्क्ड ऑन दिस पर्टिकुलर टॉपिक। बहुत सिंपल है। 3 तरीके की इकोनॉमी होती है, कैपिटलिस्ट, सोशलिस्ट एंड मिक्स्ड इकोनॉमी। पहले समझो क्या होती है।
देखो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी बेसिकली क्या होती है, जहां पे जो कंट्रोल होता है ना, जहां पे जो मेजर कंट्रोल होता है ना, वो गवर्नमेंट का पूरा पूरा कंट्रोल होता है। किसका कंट्रोल होता है? गवर्नमेंट का पूरा पूरा कंट्रोल होता है। जहाँ पे पूरा जो प्रोडक्शन होता है वो ओन एंड कंट्रोल कौन कर रहा होता है? गवर्नमेंट, सॉरी, इंडिविजुअल्स कंट्रोल करते हैं, सॉरी, इंडिविजुअल्स कंट्रोल कर देते हैं इन द कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। यानी यहाँ पे ऐसा क्या है कि यहाँ पे गवर्नमेंट सेक्टर्स होते नहीं थे या गवर्नमेंट सेक्टर्स का कोई इन्फ्लुएंस लेकर नहीं, ऐसा नहीं है। यहाँ पे भी आपकी गवर्नमेंट सेक्टर्स का पूरा पूरा इन्फ्लुएंस होता है, गवर्नमेंट सेक्टर पूरी पूरी होती है, लेकिन वो गवर्नमेंट सेक्टर आपके इतने एक्टिवली नहीं वर्क कर रहे होते हर एक फील्ड में, हर एक स्ट्रक्चर में, जितना प्राइवेट सेक्टर वर्क कर रहे होते हैं। यानी ये ऐसे इन शॉर्ट आप ये कह सकते हैं कि प्राइवेट प्रॉपर्टी यहाँ पे जो होती है वो मेन स्टे होती है कैपिटलिस्ट इकोनॉमी की। प्राइवेट ऐसी इकोनॉमी जहां पे प्राइवेटाइजेशन को ज्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है, जहां पे प्रॉफिट मेकिंग ऑब्जेक्टिव होता है जिनका। इस तरीके की इकोनॉमी जब आपके पास होती है, आपने होती, दैट इज एग्जाम्पल में अगर हम बात करें, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम, आपकी हांगकांग, आपकी साउथ कोरिया, ये वो कंट्रीज है, ये वो नेशंस है जो फॉलो करती है कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। आप सबको पता है यूएसए में प्राइवेटाइजेशन ज्यादा है, बट क्या वहां पे गवर्नमेंट का रोल है? ऐसा नहीं है। देयर आर सेवरल सेक्टर्स जहां पे गवर्नमेंट का कंट्रोल है, बट जैसे कि डिफेंस, वहां पे डिफेंस में बहुत बड़ा कंट्रोल है। और इसका एग्जाम्पल आज की डेट से बेटर तो कोई हो ही नहीं सकता है। जो वॉर चल रही है अभी ईरान इराक एंड यूएसए के बीच में, वो एक बेस्ट एग्जाम्पल है कि अमेरिका में डिफेंस पे गवर्नमेंट का कंट्रोल हुआ हुआ है। बट देयर आर सो मेनी सेक्टर्स ओवर देयर जहाँ पे प्राइवेट प्राइवेटाइजेशन है, जहाँ पे प्राइवेट सेक्टर का कंट्रोल है। ठीक है। इसमें भी आपकी जो कंट्रीज है, देखो प्योर फॉर्म ऑफ कैपिटलिस्ट तो कोई भी नहीं होगी। अगर आप इस पे भी रहो कि क्या सारी कंट्रीज जो हमने बताई है प्योर फॉर्म ऑफ, तो प्योर फॉर्म ऑफ कैपिटलिस्ट कभी पॉसिबल नहीं होता। आप ये बोल दो कि कोई कंट्री जहाँ पे प्योर फॉर्म ऑफ सोशलिस्ट पॉसिबल है, प्योर फॉर्म ऑफ कैपिटलिस्ट पॉसिबल नहीं है कभी भी। पूरा पूरा प्राइवेटाइजेशन के हाथ में, पूरा पूरा चीजें प्राइवेट सेक्टर के हाथ में हो, वो पॉसिबिलिटीज आ ही नहीं सकती। लेकिन ऐसी सोसाइटीज जरूर है जहाँ पे पूरी पूरी गवर्नमेंट का कंट्रोल जरूर है। ऐसी सोसाइटीज को, ऐसी इकोनॉमी को हम कहते हैं सोशलिस्ट इकोनॉमी। क्या कहते हैं ऐसी इकोनॉमीज को? सोशलिस्ट इकोनॉमी, जहां पे प्रोडक्शन, जो मीन्स ऑफ प्रोडक्शन होते हैं, यानी कि फैक्ट्रीज, कैपिटल्स, माइंस, ये सब कुछ पूरी तरीके से होल कम्युनिटी किसको रिप्रेजेंट करती है? रिप्रेजेंट कौन, इसको कौन रिप्रेजेंट करता है? स्टेट। स्टेट का मतलब यहाँ पे गवर्नमेंट। नॉर्थ कोरिया, बिगेस्ट एग्जाम्पल, सबने किम जोंग का नाम सुना है। चाइना, जिनपिंग का नाम सबने सुना है। सबको पता है वहां पे गवर्नमेंट का फुल कंट्रोल है। आप जो भी मार्केटिंग करते हो, जो भी ट्रेडिंग करते हो, जो भी प्रोडक्शन करते हो, जो भी काम आप करे, सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट पॉलिसीज के दायरे में रहकर ही होगा। आप उसके बियॉन्ड जाके काम भी नहीं कर सकते हो। दैट काइंड ऑफ इकोनॉमी बहुत ही इसको ना कमांड इकोनॉमी कहते हैं, या इसको वेल प्लान, सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी, नॉट वेल प्लान, सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी। एक सेंटर होता है जो सब कुछ देख रहा होता है, जो सब कुछ डिसाइड करता है, कमांड होती है उसके हाथ में। आपको पता है, मैंने दो एग्जाम्पल, बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल आपके लिए, चाइना and North Korea. We all know how the things works over there. And if you have no idea, just go and watch it on the YouTube, read it on the internet. You will understand these economies. If you just read how the USA, you wanted to understand the capitalist economy, read up the trading policies of USA, of Germany, of UK, you will understand. If you really want to understand socialist economy, there's two nations, if you will read it now, you will be able to understand each and everything. China and North Korea. These are the countries that are following these policies. यहाँ पे जो प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स होता है वो उनका क्वेश्चन आते हैं क्यों? अभी हम मिक्स इकोनॉमी पे नहीं आ रहे, अभी लेट्स अंडरस्टैंड दिस टू फर्स्ट, फिर हम मिक्स करेंगे।
क्यों यहाँ पे ये चीजें होती हैं? तो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी का जो मेन फोकस होता है, मेन एम होता है, दैट इज टू अर्न प्रॉफिट। वहां पे जो प्राइवेट सेक्टर है उनको बढ़ाना होता है। ठीक है। सोशलिस्ट इकोनॉमी का जो मोटिव होता है वो सिंपल मोटिव उनका ये होता है, हम ज्यादा से ज्यादा क्या कर सके, हमारे यहाँ जो होल कम्युनिटी है उनके वेलफेयर के लिए, सोसाइटल वेलफेयर के लिए। उनका ये कहना है, उनका सीधा ये कहना है कि जितने लोग हैं हमारे यहाँ सब ग्रो करेंगे। वाई ओनली वन सेक्टर शुड ग्रो? वाई दे शुड बी ओनली, इसमें जो ज्यादा अच्छा करता है वो और अच्छा, वो अच्छे से करे। इक्वालिटी सब में होनी चाहिए। ठीक है। तो उनका मेन ऑब्जेक्टिव ही यही होता है, सोशलिस्ट इकोनॉमिक इकोनॉमीज का, वेलफेयर ऑफ अ कम्युनिटी एज अ होल। नेक्स्ट जो हमारी इकोनॉमी है, दैट इज अ मिक्स्ड इकोनॉमी, एंड डोंट यू नो पेपर एक प्रॉपर तरीके से भी हम समझेंगे क्या होती है मिक्स्ड इकोनॉमी। देखो, मिक्स्ड इकोनॉमी में होती है जहाँ पे सोशलिस्ट एंड कैपिटलिस्ट दोनों का मिक्सचर होता है। नाम से ही आपको समझ में आ रहा होगा मिक्स्ड इकोनॉमी। तो सोशलिस्ट एंड कैपिटलिस्ट दोनों का मिक्सचर होता है। कैसे? जहाँ पे कुछ फीचर्स सोशलिस्ट के होते हैं, कुछ फीचर्स कैपिटलिस्ट के होते हैं। यानी जहाँ पे एक ऐसी इकोनॉमी जहाँ पे गवर्नमेंट भी इन्वॉल्व हो, जहाँ पे प्राइवेट सेक्टर भी हो, जहाँ पे पब्लिक सेक्टर भी हो, इन सब कंबाइंड जॉइंट सेक्टर्स होते हैं, ऐसी इकोनॉमी को हम कहते हैं मिक्स्ड इकोनॉमी, जैसे हमारा इंडिया। देयर आर फ्यू एरियाज जहाँ पे पब्लिक एंड प्राइवेट, जैसे आप अगर एयरलाइन देखो इंडिया की, तो इंडिया की एयरलाइन स्ट्रक्चर एक ऐसा है जहाँ पे गवर्नमेंट भी है, प्राइवेट भी है। दूसरा, आप ट्रेन देखो, रेलवे रेलवे सेक्टर देखो, गवर्नमेंट का पूरा पूरा। तो यहाँ पे इंडिया एक ऐसी कंट्री है जहाँ पे ये दोनों ही स्ट्रक्चर फॉलो होते हैं। अब हम समझते हैं इसको और बेटर तरीके से। बट आज का जो हमारा सेशन है वो हम लोग यहीं पे वाइंड अप करते हैं, एंड टुमारो वी विल बी स्टार्टिंग विद द इकोनॉमिक सिस्टम। ठीक है, अभी मैंने आपको एक इंट्रो दे दिया, होपफुली आप लोगों को ये चीज समझ में आई होगी अच्छे से। एंड वी एंड आई एम फाइंडिंग अप हियर ओनली बिकॉज अगर हम एक साथ करेंगे ना तो थोड़ा ज्यादा हो जाएगा, फिर आपको कुछ नहीं समझ में आएगा। तो इंट्रो याद रखना, कल के लेक्चर में हम पूरा पूरा मिक्स सोशलिस्ट एंड कैपिटलिस्ट इकोनॉमी को पूरी तरीके से अच्छे से समझेंगे, एंड देन वी विल मूव अहेड। और आई गेस अभी बहुत ज्यादा तो नहीं है हमारा टॉपिक समझेंगे, लेकिन जो भी होगा हम लोग उसको कवर अप करके खत्म कर लेंगे। कल का हमारा यहाँ पे हो जाएगा। हाँ, उसके बाद थ्योरी ऑफ डिमांड सप्लाई तो ऑलरेडी मैं बता चुकी हूँ आप लोग को, बट अच्छे से एक बार और आप लोग को कवर अप करवाएंगे। ठीक है, थ्योरी ऑफ डिमांड एंड सप्लाई, इसके बाद होगा हमारा, एंड देन वी हैव इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो इस वीक में मैक्स टू मैक्स हमारा ये पूरा ही 4 घंटे हो जाएगा। ओके, सो लेट्स फाइंड अप हियर ओनली, एंड विल सी यू टुमारो। ओके, बाय।